हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और इतिहास में तो सैकड़ों हादसे हो चुके हैं, पर ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 की बात ही कुछ और थी। पायलट्स को ये पता ही नहीं चला कि कब प्लेन नीचे आ गया, और जब तक पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में 101 लोगों की जान चली गई। कहा जाता है कि फ्लाइट इंजीनियर की आत्मा आज भी धरती से हजारों फीट ऊपर भटकती रहती है। कुछ फ्लाइट क्रू ने यह भी दावा किया कि उस आत्मा को हमने महसूस किया है, उन्हें अपनी आंखों से भी हमने देखा है। क्या है इस कहानी का पूरा सच? कैसे ये प्लेन अचानक से क्रैश हो गया, और आखिर क्यों फ्लाइट इंजीनियर की आत्मा अब तक भटक रही है? 29 दिसंबर 1972 जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 उड़ान की तैयारी कर रहा था। 163 पैसेंजर्स और 13 फ्लाइट क्रूज एक एक करके प्लेन में सवार होने लगे। इस प्लेन को मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। 55 वर्षीय कैप्टन बॉबलॉफ प्लेन को उड़ाने वाले थे, जो कि करीब 32 सालों से इस एयरलाइन कंपनी में काम कर रहे थे। उनके पास लगभग 30,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस भी था। वहीं 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर अल्बर्ट के पास 5,800 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा इस प्लेन में एक फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो भी थे। रात के करीब 9:20 में फ्लाइट 401 JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट्स ATC से बात करते हुए, सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। उड़ान के करीब 2 घंटे बाद प्लेन मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। रात के अंधेरे में दूर से ही मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लाइट्स टिमटिमाते हुए दिखाई दे रही थी। अब समय आ चुका था प्लेन को लैंड कराने का। पायलट्स लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्लेन को रनवे से अलाइन करने लगे, लेकिन तभी एक समस्या आ गई। प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करने पर कॉकपिट में एक ग्रीन कलर का इंडिकेटर जलने लगता है, जो ये इंडिकेट करता है कि लैंडिंग गियर डाउन हो चुका है। पर फ्लाइट 401 में लैंडिंग व्हील को डाउन करने के बाद भी ग्रीन इंडिकेटर नहीं जला। पायलट ने एक बार फिर से लैंडिंग गियर को क्लोज करके ओपन करने की कोशिश किया। लैंडिंग गियर ओपन होने की आवाज तो आ रही थी, पर इंडिकेटर का लाइट नहीं जल रहा था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लैंडिंग गियर तो डाउन हो जाता है, लेकिन ये डाउन होके लॉक नहीं हो पाता। एयर कनाडा 143 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसका लैंडिंग गियर तो ओपन हो गया था, लेकिन ये लॉक नहीं हो पाया, और जैसे ही ये प्लेन टचडाउन किया, इसका लैंडिंग व्हील अंदर की ओर धंस गया और प्लेन का नोज बुरी तरह से रनवे पर रगड़ खाने लगा। फ्लाइट 401 के पायलट्स को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। कैप्टन ने ATC को कहा कि अभी हम लैंड नहीं कर पाएंगे, हमारे लैंडिंग गियर में कुछ खराबी आ चुकी है। ATC ने यह सजेस्ट किया कि आप 2000 फीट के एल्टीट्यूड में बने रहें और CT का एक चक्कर लगाकर दोबारा से लैंडिंग करने की कोशिश करें। जब तक प्लेन CT का चक्कर लगाकर वापस आता, तब तक फ्लाइट क्रू इस बात का पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर लैंडिंग व्हील में प्रॉब्लम कहां पर है। दोस्तों, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। या तो प्लेन का लैंडिंग व्हील फेल हो गया होगा, या फिर उस इंडिकेटर का बल्ब ही फ्यूज हो गया होगा। इसीलिए एक फ्लाइट क्रू इंडिकेटर लाइट को निकालकर देखने की कोशिश करने लगे कि कहीं ये बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया। वहीं फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट के नीचे हेल हॉल रूम में जाकर लैंडिंग व्हील को देखने की कोशिश करने लगे कि लैंडिंग व्हील ओपन हो रहा है या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर प्लेन का कैप्टन ऑटो पायलट में सेटअप करने लगे ताकि प्लेन 2000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ता रहे। दोस्तों, आजकल के एडवांस प्लेन में लैंडिंग व्हील में भी कैमरा लगा दिया जाता है और पायलट्स कॉकपिट में बैठे बैठे ही लैंडिंग गियर को देख सकता है। लेकिन 1970 के दौर के प्लेन्स में हेल हॉल नाम की एक छोटी सी जगह होती थी। यहाँ पर एक छोटे से होल की मदद से लैंडिंग व्हील को देखा जा सकता था। फ्लाइट इंजीनियर उस होल की मदद से लैंडिंग व्हील को देखने की कोशिश करने लगे, पर रात के अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। उधर ATC भी प्लेन पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन तभी एक और समस्या आ गई। ATC ने देखा कि प्लेन को 2000 फीट के एल्टीट्यूड में जाना था, लेकिन इस प्लेन का एल्टीट्यूड तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखते ही देखते प्लेन करीब 900 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। ATC लगातार रेडियो कॉल कर रहे थे
लेकिन कॉकपिट में सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई लैंडिंग गियर को देख रहा था तो कोई इंडिकेटर का बल्ब चेक कर रहा था। वहीं प्लेन का कैप्टन इन्हें गाइड कर रहा था। प्लेन में शायद एटीसी की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। अगले कुछ ही सेकंड्स में एटीसी का कनेक्शन टूट गया। वो बार बार फ्लाइट 401 से बात करने की कोशिश करते रहे पर कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर बाद एक खबर आई कि एयरपोर्ट से कुछ दूर एक तेज रोशनी चमकी है। शायद फ्लाइट 401 क्रैश हो चुका है। घटना स्थल पर प्लेन के टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई। ये आग मानो कोई आग नहीं बल्कि 176 पैसेंजर्स की चिता थी। अक्सर ऐसे वक्त में इंसान हार जाता है। जिंदगी इतनी तकलीफ, इतना दर्द देने लगता है कि उससे आसान मौत लगने लगती है। करीब 99 लोग इस आग के चपेट में आ गए। वहीं 77 लोग किसी तरह से खुद को आग से बचाने में कामयाब हो गए। इनमें से भी कई लोग बुरी तरह से घायल थे और मौत से जंग लड़ रहे थे। बस देखना ये था कि रेस्क्यू टीम फरिश्ता बन के आते हैं या फिर यमराज मौत बन के। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गए। 77 लोगों को जिंदा निकाला गया, जिसमें से फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो भी थे। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की मौत हो चुकी थी। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां पर डॉन रिपो की ट्रीटमेंट के दौरान ही मौत हो गई। इस हादसे में बहुत सारे सवाल थे। अगर ऑटो पायलट को 2000 फीट में सेटअप किया गया था तो फिर प्लेन कैसे नीचे आने लगा? क्यों प्लेन का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था? और अगर प्लेन नीचे गिर रहा था तो पायलट ने दोबारा से मैन्युअली प्लेन को कंट्रोल क्यों नहीं किया? सवाल तो बहुत सारे थे पर जवाब सिर्फ एक के पास था, ब्लैक बॉक्स। घटना के अगले ही दिन दोनों ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया। इसे डिकोड करने में अभी काफी वक्त लगने वाला था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की एक टीम कॉकपिट को बारीकी से छानबीन करने लगे। कॉकपिट का अधजला हिस्सा घटना के आखिरी पलों के बारे में बहुत कुछ बयान कर रहा था। हादसे से पहले प्लेन का कंट्रोल्स किस पोजीशन में था, इंजन का पावर कितने % में था, और सबसे बड़ा सबूत प्लेन का कंप्यूटर था, जिसके ऑटो पायलट में गड़बड़ी आ चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने प्लेन के कंप्यूटर को ही बाहर निकाल दिया, ये देखने के लिए कि क्या वाकई में प्लेन के ऑटो पायलट में गड़बड़ी थी या नहीं। उस कंप्यूटर को उसी प्लेन के दूसरे मॉडल में इंस्टॉल कर दिया गया और फिर उसी रास्ते से प्लेन को उड़ाया गया जिस रास्ते में फ्लाइट 401 आखिरी बार उड़ान भरा था। पर ऐसा करने के बाद भी कंप्यूटर के ऑटो पायलट में किसी भी तरह की गड़बड़ी नजर नहीं आई, यानी कि फ्लाइट 401 के ऑटो पायलट में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये प्लेन नीचे आने लगा। क्यों? कुछ ही महीनों बाद ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट सामने आ गया और इस ब्लैक बॉक्स ने पूरी की पूरी कहानी को ही बदल के रख दिया। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं 29 दिसंबर 1972 की उस आखिरी उड़ान में। जब प्लेन मियामी एयरपोर्ट के एरिया में पहुंच गया तब पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया, लेकिन लैंडिंग गियर तो डाउन होके लॉक हो गया पर वो ग्रीन लाइट नहीं जल रहा था, जो ये इंडिकेट करता है कि लैंडिंग गियर डाउन हो चुका है। दरअसल ये ग्रीन लाइट फ्यूज हो चुका था, पर इस 80 रुपए के लाइट ने सभी पायलट्स का दिमाग खराब करके रखा था कि आखिर गड़बड़ी कहां पर है। इसके कुछ देर बाद प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। ये वक्त ऐसा था जब हर फ्लाइट क्रू किसी दूसरे काम में व्यस्त थे। कोई प्लेन के लैंडिंग गियर को देख रहा था, कोई प्लेन के ऑटो पायलट को संभाल रहा था, तो कोई उस इंडिकेटर लाइट की छानबीन कर रहा था। रात के समय में ऐसे कंडीशन में अगर प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है तो नॉर्मली पायलट्स को पता नहीं चल पाता जब तक कि वो एल्टीट्यूड इंडिकेटर को ना देख ले। शायद इसीलिए प्लेन का एल्टीट्यूड लगातार कम होता जा रहा था। ऑटो पायलट को 2000 फीट के एल्टीट्यूड में सेट किया गया था, इसीलिए प्लेन के कैप्टन कंफर्म हो चुके थे कि प्लेन किसी भी कीमत पर अपना एल्टीट्यूड कम नहीं करेगा। तो क्या इन सब के पीछे ऑटो पायलट की गलती थी? जवाब है नहीं। आइए इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारा प्लेन 2000 फीट के एल्टीट्यूड में ऑटो पायलट पर है। ऐसे में अचानक से हमारे सामने कोई पर्वत, पंछियों का झुंड या फिर कोई दूसरा प्लेन आ जाए। ऐसे में हमें तुरंत ही प्लेन के योक को पकड़कर प्लेन को किसी सुरक्षित डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, वो भी बिना ऑटो पायलट को ऑफ किए।
जी हाँ, सही सुना आपने, बिना ऑटो पायलट को ऑफ किए। वैसे भी प्लेन्स बहुत तेजी से फ्लाई करते हैं और अगर ऑटो पायलट को डिसंगेज किया जाए या फिर से फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में इनपुट डाल के ऑटो पायलट के प्लान को बदला जाए तो ऐसा करने में काफी वक्त लग सकता है। इसलिए प्लेन के ऑटो पायलट को कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि ऑटो पायलट के ऑन होने के बावजूद भी अगर प्लेन के योक को कोई मूव करने की कोशिश करता है तो ऑटो पायलट खुद को ऑटोमेटिकली डिसंगेज कर देगा। इन्वेस्टिगेशन टीम का ये कहना था कि प्लेन 2000 फीट पर ऑटो पायलट मोड में फ्लाई तो कर रहा था, लेकिन किसी ने गलती से योक को मूव कर दिया। ऐसे में ऑटो पायलट मोड चेंज होके CSS या CWS मोड में चला गया। यहाँ पर ऑटो पायलट को लगा कि योक को मूव किया जा रहा है। हो सकता है रास्ते में कोई पर्वत, पहाड़ या किसी तरह का डिस्टरबेंस हो गया हो, इसलिए पायलट योक को मूव कर रहा है। इसलिए ऑटो पायलट ने खुद को शट डाउन कर लिया और प्लेन के पूरे कंट्रोल को CSS यानी कि कंट्रोल स्टिक स्टीयरिंग को दे दिया। इसे CWS यानी कि कंट्रोल व्हील स्टीयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मोड में पायलट्स को ही प्लेन उड़ाना पड़ता है, लेकिन पायलट्स को तो लग रहा था कि प्लेन ऑटो पायलट उड़ा रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि प्लेन को कोई भी नहीं उड़ा रहा था। धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया। इसी बीच ATC ने भी पायलट से संपर्क किया। कॉकपिट में एक अलार्म भी बज रहा था। अब क्योंकि सभी पायलट्स किसी और काम में व्यस्त थे, इसीलिए किसी का भी ध्यान ATC के रेडियो कॉल पर नहीं गया। जब तक पायलट्स को ये पता चला कि हम नीचे गिर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन स्लो स्टॉल कंडीशन में चला गया। स्लो स्पीड स्टॉल में प्लेन की रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि एक समय के बाद प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। फ्लाइट 401 उसी कंडीशन में पहुंच चुका था। इस तरह के स्टॉल कंडीशन से बाहर आने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन फ्लाइट 401 अब 1000 फीट के एल्टीट्यूड में आ चुका था। इसके पास उतना वक्त नहीं बचा था कि वो स्टॉल कंडीशन से बाहर आ सके। हाँ, अगर प्लेन का एल्टीट्यूड 30-35 हजार फीट होता तो प्लेन को बचाया जा सकता था। प्लेन को क्रैश कराने के अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। घटना के 2 महीने बाद ये पता चला कि इतनी बड़ी घटना सिर्फ एक 80 रुपए के बल्ब के कारण हुआ, जो कि फ्यूज हो चुका था। किस्मत का खेल देखिए, पहले एक बल्ब फ्यूज हुआ, फिर लैंडिंग गियर में कंफ्यूजन, ऑटो पायलट में मिसअंडरस्टैंडिंग। लग रहा था जैसे ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 क्रैश होने के लिए ही उड़ान भरा था। इस केस की गुत्थी अब सुलझ चुकी थी, पर हमारी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि डॉन रिपो की मौत के बाद उसकी आत्मा भटकने लगी। इन्हीं टूटे मलबों में वो निवास करने लगा। फिर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। फ्लाइट 401 के कुछ पार्ट्स जो कि क्रैश में सुरक्षित बच गया था, उसे किसी और प्लेन में इंस्टॉल कर दिया गया। वो मलबा जिसमें डॉन रिपो की आत्मा निवास करती थी, वो अब किसी और प्लेन में जा चुका था। किसी नए प्लेन में, आसमान में उड़ रहा एक प्लेन जिसमें हजारों लोग सफर करते हैं, एक आत्मा उन्हीं के बीच छुपा बैठा था। दिन गुजरने के साथ साथ प्लेन के फ्लाइट क्रू उस आत्मा को महसूस करने लगे और फिर एक दिन वो सामने आ गया। उसकी आत्मा लोगों को दिखाई देने लगी। एक फ्लाइट क्रू ने तो ये भी कह दिया कि ये तो डॉन रिपो है। ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 के केस को तो हमने सॉल्व कर दिया, पर ये कहानी अब भी जारी रहेगी जब तक कि मैं इस अलौकिक शक्ति की गहराई तक जाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इस कहानी की धज्जियां ना उड़ा दूं, इसे एक्सपोज ना कर दूं। तब तक ये कहानी जारी रहेगी। जय हिंद।